हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एसएससी जीके जीएसवाई मैनेज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करेंगे हम 1857 की क्रांति। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति। का विद्रोह ब्रिटिश शासन से भारतीय जनता की मुक्ति के संघर्ष में इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक है। इसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी और कई बार तो ऐसा लगने लगा कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हो जाएगा। यद्यपि यह एक महज सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था, किंतु शीघ्र ही इसने उत्तर भारत के विस्तृत क्षेत्र में जनता एवं कृषक वर्ग को भी शामिल कर लिया। इस विद्रोह ने इतना व्यापक रूप लिया कि उस समय के कुछ पर्यवेक्षकों ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। 1857 के विद्रोह के कारण। कृषकों का विद्रोह। कृषकों से प्राप्त लगान में 10/11वां हिस्सा उन्हें कंपनी को देना पड़ता था। ऐसा नहीं कर पाने पर उनकी संपत्ति को दूसरे के हाथ बेच दिया जाता था। अगर कभी कोई प्राकृतिक विपदा जैसे सूखा व बाढ़ हुई तो उन्हें बाध्य होकर महाजनों से कर्ज लेना पड़ता था और उनसे अत्यधिक सूद लेते थे। प्रशासन के निम्न स्तरीय अधिकारी भी कृषकों पर अत्याचार करते थे। छोटे से छोटा बहाना बनाकर उन्हें पैसा ऐंठ लेते थे। जब फसल अच्छी होती थी तो खेतिहरों को पुराना कर्ज चुकाना होता था और जब खराब होती थी तो कर्ज का बोझ दुगना हो जाता था। मध्यम तथा उच्च स्तरीय भारतीयों का अलगाव। अंग्रेजी शासन में भारतीय सिर्फ अधीनस्थ तथा अन्य निम्न स्तर के पद पर ही काम करते थे। यहाँ तक कि प्रखर वृद्धि व क्षमता के भारतीयों को भी औसत या उससे भी निम्न बुद्धि वाले उन ब्रिटिश अधिकारियों के अधीन काम करना पड़ता था जो सिर्फ अंग्रेज होने के नाते उच्च पदों के हकदार हो गए थे। धर्म के प्रतिनिधित्व जैसे पंडित और मौलवी भी अपनी पुरानी साख और प्रतिष्ठा खो बैठे थे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। रियासतों का विलय। 1856 ईस्वी में नवाब वाजिद अली शाह के कुप्रशासन के बहाने अवध का देसी राज्य के भी डलहौजी ने अंग्रेजी शासन में मिला लिया। इसके पहले 1848 में सतारा और 1854 में नागपुर तथा झांसी को इस बहाने मिला लिया था कि उनके कोई वंशानुगत उत्तराधिकारी नहीं था। इस विलय से उन राज्यों के शासक इतने क्षुब्ध हो उठे कि झांसी की रानी और अवध की बेगम अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन बन गए। स्थिति और बदतर हो गई जब अंग्रेजों ने नाना साहब को, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तकपुर थे, पेंशन देने से इनकार कर दिया। अंग्रेजी शासन का विदेशीपन। ब्रिटिश शासन की अलोकप्रियता का दूसरा कारण था उनका परायापन। वे भारतीयों से कभी भी मेल जोल नहीं बढ़ाते थे, यहाँ तक कि उच्च वर्ग के भारतीय का भी तिरस्कार करते थे। सिपाहियों का प्रभाव। 1857 की शुरुआत सिपाही विद्रोह से हुई थी। ये सिपाही मुख्यतः उत्तर और पश्चिमी भारत के कृषक वर्ग से आए थे। सेना में भारतीयों को 7 से 8 रुपये का मासिक वेतन प्राप्त होता था, जिसमें से उन्हें अपने भोजन, वर्दी तथा व्यक्तिगत सामानों के वहन के लिए भी चुकाना पड़ता था। एक भारतीय सिपाही का निर्वहन व्यय भारत में ब्रिटिश सिपाही पर आने वाले व्यय से 1/3 था। भारतीय सिपाहियों के साथ ब्रिटिश अधिकारी अभद्र व्यवहार करते थे। भारतीय जवान अपनी बहादुरी और महान युद्ध सामर्थ्य के बावजूद सूबेदार के पद पर नहीं जा पाते थे, जबकि इंग्लैंड का विरत एक नवनियुक्त सैनिक अधिक पदोन्नति पा जाता था। धर्म को खतरा। सरकार चर्च को अपने खर्च से चलाती थी और कई जगह मिशनरियों को पुलिस सुरक्षा भी प्रदान करती थी। इसके बाद सिपाहियों को अपनी जाति चिन्ह, तिलक आदि लगाने पर पाबंदी लगा दी गई और 1856 में पास एक एक्ट हुआ जिसके तहत नए भर्ती होने वाले जवानों को आवश्यकता पड़ने पर विदेश में भी सेवा करने की शपथ लेनी पड़ती थी। 1824 में जवानों के 40वीं रेजिमेंट ने, जो बैरकपुर में था, समुद्री रास्ते से बर्मा जाने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका धर्म उन्हें समुद्र को पार करने की अनुमति नहीं देता था। उसके जवाब में अंग्रेजों ने काफ़ी बेरहमी दिखाई, रेजिमेंट को विघटित कर दिया तथा कुछ नेताओं को मौत के घाट उतार दिया। तात्कालिक कारण। नए एनफील्ड राइफल की कारतूसें जिन्हें सेना में तुरंत लगाया गया था।
उनका ढकने के लिए ग्रीज लगा पेपर होता था, जिसे राइफल में भरने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। कई बार ग्रीज गाय व सूअर की चर्बी से बना होता था। इससे हिंदू और मुस्लिम सिपाही क्रुद्ध हो गए और उन्हें विश्वास हो गया कि सरकार जानबूझकर उनके धर्म को नष्ट करना चाहती है। यही इस विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। 1857 का विद्रोह। 27 मार्च 1857 को बैरकपुर में तैनात एक युवा सैनिक मंगल पांडे ने अकेले ही ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करके बगावत कर दी। उसे फांसी पर लटका दिया गया और इस घटना पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, परंतु इससे सिपाही में फैले असंतोष तथा क्रोध का पता चल गया। इस घटना के एक महीने के अंदर 21 अप्रैल को मेरठ में तैनात देसी घुड़सवार सेना के 90 लोगों ने चर्बी वाले कारतूसों को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। उनमें से 85 को बर्खास्त कर दिया गया तथा 9 मई को 10 साल के लिए जेल में डाल दिए गए। इस पर शेष भारतीय सिपाहियों को जोरदार प्रतिक्रिया हुई और अगले दिन 10 मई को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय फौज ने विद्रोह कर दिया। अपने साथियों को मुक्त कराकर तथा ब्रिटिश अधिकारियों को मारकर उन्होंने दिल्ली की ओर कूच करने का निर्णय किया। जैसे ही मेरठ के सैनिक दिल्ली पहुंचे, वहां भी भारतीय सेना ने बगावत कर दी और विद्रोह में शामिल हो गए। उन्होंने वृद्ध बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। इस प्रकार 24 घंटे के अंदर एक मामूली विद्रोह से शुरू होकर यह पूरे तौर पर राजनीतिक बगावत में परिवर्तित हो गया। अगले एक महीने में बंगाल की पूरी फौज बगावत कर दी। सारा उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत शस्त्र लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा हो गया। अलीगढ़, मैनपुरी, बुलंदशहर, इटावा, मथुरा, आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, शाहजहाबाद, दानापुर तथा पूर्वी पंजाब जहां भी भारतीय सैनिक थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। सेना के विद्रोह करने से पुलिस तथा स्थानीय प्रशासन भी तितर-बितर हो गया। इसके तुरंत बाद शहर तथा गांवों में विद्रोह शुरू हो गए। जिन क्षेत्रों के लोगों ने बगावत में सक्रिय भाग नहीं लिया, उन लोगों ने भी अपनी सहानुभूति विद्रोह को दी और उनकी सहायता की। ये कहा जाता है कि विद्रोह सिपाहियों को अपने साथ भोजन नहीं ढोना पड़ता था, क्योंकि गांव वाले उन्हें भोजन खिलाते थे। दूसरी तरफ ब्रिटिश फौजें के प्रति जनता का विद्वेष भी स्पष्ट था। उन्होंने उन्हें किसी भी तरह की सहायता अथवा सूचना देने से इनकार किया और कई अवसरों पर उन्होंने ब्रिटिश फौजों को गलत सूचना देकर गुमराह भी किया। मध्य भारत में भी, जहां की सैनिक शासक ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे, फौजों ने विद्रोह कर दिया। हजारों की संख्या में इंदौर सैन्य दल इंदौर में ब्रिटिश विद्रोही सिपाहियों के साथ हो गए। इसी प्रकार के 20,000 से भी ज्यादा ग्वालियर की सैन्य दल तात्या टोपे तथा झांसी की रानी के साथ चल गए। विद्रोह की सबसे ध्यान देने वाली बात हिंदू मुस्लिम एकता थी। मेरठ व दिल्ली में हिंदू सिपाहियों ने एकमत होकर बहादुर शाह को सम्राट घोषित किया। सभी हिंदू मुस्लिम सिपाहियों ने सम्राट का आधिपत्य स्वीकार किया और विद्रोह के बाद दिल्ली चलो का आह्वान किया। हिंदू और मुस्लिम ने साथ मिलकर लड़ाई लड़ी और साथ में ही मरे। 1857 क्रांति का नेतृत्व बख्त खान दिल्ली के बहादुर शाह नेता थे, लेकिन वास्तविक अधिकारी सिपाहियों के पास था। बख्त खान, जिसने कि सिपाहियों के विद्रोह का बरेली में नेतृत्व किया था, 3 जुलाई 1857 को दिल्ली पहुंचा। उस स्थिति से उसने वास्तविक अधिकार का संचालन प्रारंभ किया। उसने सिपाहियों के न्यायालय की स्थापना की, जिसमें दोनों हिंदू और मुस्लिम विद्रोही शामिल थे। नाना साहिब और तात्या टोपे। कानपुर में नाना साहिब द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया, जो कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। विद्रोही सिपाहियों ने भी नाना साहिब को सहयोग देने और उसके नेतृत्व में सैनिक और नागरिक दोनों ने मिलकर युद्ध किया। उन्होंने अंग्रेजों को कानपुर से बाहर निकाल दिया और नाना साहिब को पेशवा घोषित किया, जिन्होंने कि बहादुर शाह को भारत का सम्राट स्वीकारा। पर ज़्यादातर लड़ाइयाँ तात्या टोपे के नेतृत्व में ही लड़ी गई और वह एक महान देशभक्त और ब्रिटिश विरोधी नेता के रूप में चर्चित रहे। अवध की बेगम। लखनऊ में अवध की बेगम ने नेतृत्व प्रदान किया और अपने लड़के बिजरजीत कदर को अवध का नवाब घोषित किया। लेकिन यहाँ भी सबसे प्रसिद्ध नेता हुए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला, जिन्होंने विद्रोहियों को संगठित किया तथा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी बहुत लोकप्रिय नेता थी। उनका यह विश्वास था कि हिंदू कानून का उल्लंघन कर उनके शासन अधिकारों को छीना गया है। हालांकि वे आरंभिक अवस्था में हिचक रही थी, परंतु एक बार विद्रोह में शामिल होने के बाद उन्होंने बहादुरी से
युद्ध किया। कुंवर सिंह सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और विशिष्ट नेता आरा के कुंवर सिंह थे। उनके नेतृत्व में सैनिक और नागरिक विद्रोह पूरी तरह मिल गए थे और अंग्रेज उनसे सबसे ज़्यादा भयभीत रहते थे। युद्ध दल के करीब 5000 जवानों के साथ उन्होंने, जिनमें की दानापुर के 600 सिपाही और रामगढ़ के विद्रोही भी शामिल थे। कुंवर सिंह ने मिर्जापुर, बांदा और कानपुर के क्षेत्रों में कूच किए, बेरेवा राज्य तक पहुंचे और यह सोचा गया कि जितनी जल्दी से रेवा विद्रोह के हाथ में आ जाएगी, ब्रिटिश बाध्य होकर दक्षिण की ओर जाएंगे। लेकिन किसी कारणवश कुंवर सिंह दक्षिण दिशा की तरफ नहीं बढ़े। वे बांदा लौट गए और वहां से आरा वापस पहुंचे, जहां की उन्होंने ब्रिटिश दल को परास्त किया। वे गंभीर रूप से घायल हो गए और अपने पैतृक घर जगदीशपुर में 27 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। 1857 की क्रांति में पराजय। अंग्रेजों ने 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर कब्जा किया। इससे पहले विद्रोहियों को कानपुर, आगरा, लखनऊ और अन्य कुछ जगहों पर मात खानी पड़ी। इन सब पराजयों से विद्रोहियों के जोश में कमी नहीं आई, लेकिन दिल्ली के पतन होते ही उन्हें गहरा आघात लगा। इससे अब स्पष्ट हो गया कि अंग्रेजों का ध्यान सबसे अधिक दिल्ली पर क्यों केंद्रित था और इसके लिए उन्हें काफ़ी जन और माल की हानि उठानी पड़ी। बहादुर शाह को दिल्ली में कैद कर लिया गया और उसके राजकुमार को पकड़कर कत्ल कर दिया गया। एक के बाद एक सभी विद्रोह नेताओं की हार होती गई। नाना साहेब कानपुर में पराजित हुए और उसके बाद 1857 के शुरू में नेपाल भाग गए। उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में भाग गए, वहीं से गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। अप्रैल 1857 में उनके एक जमींदार मित्र ने धोखे से गुप्तावस्था में उन्हें गिरफ्तार करवा दिया गया। उन पर शीघ्र मुकदमा चलाकर उन्हें 15 अप्रैल 1858 को फांसी दे दी गई। झांसी की रानी 17 जून 1858 को लड़ाई के मैदान में मारी गई। 1859 तक कुंवर सिंह, बख्त खां, बरेली के खान, बहादुर खान, मौलवा अहमदुल्ला सभी मर चुके थे, जबकि अवध की बेगम नेपाल भाग गई थी। 1859 के अंत तक अंग्रेजों का भारत के ऊपर फिर से पूरी तरह से दृढ़ता से प्रभुत्व कायम हो गया। 1857 की विफलता के कारण इस शक्तिशाली विद्रोह के पतन के कई कारण थे। एक रूप, विचारधारा एवं कार्यक्रम का प्रभाव। 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार और शासन प्रणाली को कुछ समय के लिए उखाड़ फेंका, लेकिन विद्रोह यह नहीं जानते थे कि इसकी जगह पर क्या विकल्प होना चाहिए। उनके दिमाग में कोई भी दूरदर्शी योजना नहीं थी। इस कारण उन्हें पुरानी सामंत व्यवस्था की ओर देखना पड़ा। यह व्यवस्था इतनी जर्जरित हो चुकी थी कि और उसमें इतनी शक्ति भी नहीं रह गई कि जिससे अंग्रेजों को सामना कर पाएं। भारतीय एकता का अभाव। बंगाल में सिपाहियों ने विद्रोह में भाग लिया, किंतु सिख तथा दक्षिण भारतीय सिपाही अंग्रेजों की ओर से विद्रोह का दमन कर रहे थे। पूर्व एवं दक्षिण भारत के अधिकतर क्षेत्रों में कोई विद्रोह नहीं हुए। सिखों ने विद्रोह का साथ नहीं दिया। इन वर्गों के विद्रोह में भाग नहीं लेने के निजी कारण थे। मुगल शासन ने प्रोत्साहन की संभावना में सिखों में भय उत्पन्न हो गया था। ये मुगलों के द्वारा बहुत सताए गए थे। राजस्थान के राजपूत राजा और हैदराबाद के निजाम मराठा शक्ति के पुनरुत्थान से आशंकित थे। मराठों ने इनके राज्यों में जाकर लूटपाट मचाई थी। कृषकों के कुछ वर्गों ने, जो ब्रिटिश शासन से लाभान्वित थे, अंग्रेजों के विद्रोह के खिलाफ असहयोग किया। कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास के बड़े व्यापारियों ने भी विद्रोह के साथ होने की बजाय अंग्रेजों के सहायक बने। भारतीय शिक्षित भारतीयों के सहयोग का अभाव। आधुनिक शिक्षित भारतीयों ने भी विद्रोह को सहयोग नहीं दिया, क्योंकि उनके विचार से विद्रोह का रूप पिछड़ा हुआ था। यह शिक्षित मध्यम वर्ग ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था के उपज थे और उनकी ऐसी धारणा बन गई थी कि देश के आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर करने में अंग्रेज ही नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। नेताओं में फूट। सबसे मुख्य समानता विद्रोह के वर्ग में एकता के अभाव की थी। उनके नेता एक दूसरे के प्रति संदेहास्पद एवं विषालु थे, अक्सर छोटे झगड़े में उलझे रहते थे। अवध की बेगम मौलवी अहमदुल्ला के साथ और मुगल शासक सेना प्रमुख के साथ झगड़ते रहते थे। नाना साहब के राजनीतिक सलाहकार अजीमुल्ला ने उन्हें दिल्ली न जाने की सलाह दी, क्योंकि वे सम्राट बहादुर शाह के सामने छोटे पड़ जाएंगे। इसलिए नेताओं के साथ स्वार्थापन एवं संकीर्ण दृष्टिकोण ने विद्रोह को दुर्बल बना दिया और इसके कारण एकीकरण में रुकावट डाली। ब्रिटिश सैनिकों की श्रेष्ठता।
विद्रोह की विफलता का अन्य मुख्य कारण था अंग्रेजों के पास उत्कृष्ट शस्त्रों का होना। विद्रोहियों में अनुशासन एवं केंद्रीय नियंत्रण का अभाव था। उनकी सेना को लगातार अनुशासित जवानों, युद्ध सामग्री और पैसों का स्रोत होने से मुहैया होता था। अनुशासनहीनता के कारण ही मुठभेड़ में विद्रोहियों को अंग्रेजों की अपेक्षा अधिक जान माल की हानि उठानी पड़ी। 1857 क्रांति का प्रभाव। 1857 की असफलता के बावजूद इससे भारत में ब्रिटिश प्रशासन को गहरा आघात पहुंचा। विद्रोह के बाद में ब्रिटिश शासन की संरचना और नीतियों में भारी फेरबदल किया गया। सत्ता का हस्तांतरण। भारत का शासन 1858 एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। अब भारत के लिए राजकीय सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसे भारत एक परिषद द्वारा सहयोग प्राप्त होगा, भारत में शासन के लिए जिम्मेदार था। पहले यह अधिकार कंपनी के निर्देशकों के पास हुआ करता था। सैन्य संगठन में परिवर्तन। यूरोपीय जवानों की संख्या बढ़ा दी गई और बंगाल की सेना में 2 भारतीय सिपाहियों पर 1 यूरोपीय, मुंबई और मद्रास की सेनाओं में 5 भारतीय सिपाहियों पर 2 यूरोपीयों को नियुक्त किया गया। सेना की प्रमुख शाखाओं जैसे तोपखाने को सिर्फ यूरोपियों के हाथों में सौंप दिया गया। जवानों में राष्ट्रीय भावना न जागे, इसलिए जाति, समुदाय और क्षेत्र के आधार पर रेजिमेंट की स्थापित हुई। 1857 क्रांति के नेता एवं दमनकर्ता। केंद्र क्रांतिकारी, दमनकर्ता अधिकारी। दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय, जनरल बख्त खान, हकीम एहसान उल्लाह मुख्य सलाहकार, जॉन निकोलस हडसन। लखनऊ बेगम हजरत महल, बिरजिस कादिर, अहमद उल्लाह सलाहकार, हेनरी लॉरेंस दमनकर्ता। कानपुर में नाना साहिब, राव साहिब नाना के भतीजे, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान नाना साहिब के सलाहकार, सर कोलिन कैंपबेल, झांसी और ग्वालियर, लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, जनरल होगरोज। बरेली खान बहादुर खान, सर कोलिन कैंपबेल। इलाहाबाद और बनारस मौलवी लियाकत अली, कर्नल ऑनसेल। जगदीशपुर बिहार कुंवर सिंह, अमर सिंह, विलियम टेलर, विंसेंट अय्यर। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। फर्रुखाबाद में तुजफल हसन खान। बिजनौर से मोहम्मद खान। मुरादाबाद में अब्दुल अली खान। मंदसौर में फिरोज शाह। असम में कंडा परमेश्वर सिंह मनीराम। ओडिशा में राजा प्रताप सिंह। कुल्लू में जयदयाल सिंह हरदयाल सिंह। राजस्थान से गजाधर सिंह। गोरखपुर से सेवी सिंह व कदम सिंह। फतेहपुर से अजीमुल्ला, जनरल रेनल्ड। पानीपत से इमाम अली व कलंदर मौलवी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि ऐसे नई वीडियोस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।